अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। वही बात जो हम तवातुर से यहाँ से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ना सिर्फ भरपूर और इनकलाबी माशी इस्लाहात की ज़रूरत है, पाकिस्तान को समाजी इस्लाहात की ज़रूरत है और एक लीडरशिप की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और लीडरशिप ऐसी जो पूरे मुल्क को जोड़ सके। इस वक्त मेरे सामने ख़बर मौजूद है और ये IMF से मुताल्लिक़ है। आपने आज सारा दिन टेलीविज़न स्क्रीन्स पे सुनी होगी, अखबारात में पढ़ी होगी। IMF भी अब यही बात कह रहा है और IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से होगा ये कि बैरूनी फाइनेंसिंग जो है उसमें खलल पैदा हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर मुल्क के अंदर हालात स्टेबल नहीं हो तो बैरूनी दुनिया, सरमायाकार जो बाहर बैठा है, वो जो देख रहा है, जिस नज़र से वो मुल्क को देख रहा है, तो उस नज़र से देखते हुए मुल्क में सरमायाकारी करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और इस सूरत हाल से निकलने के लिए जाहिर सी बात है सियासी जमातों को मिल के बैठना होगा, इस्टेब्लिशमेंट को बैठना होगा और कोई राह निकालनी होगी। एक लीडरशिप का जो फुकदान है उसको ख़त्म करना होगा। अब होगा ये कि अगर बैरूनी फाइनेंसिंग नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत को अपने ही बैंकों से कर्ज़े लेने होंगे और IMF कह रहा है कि ऐसी सूरत में प्राइवेट सेक्टर के लिए कर्ज़ के जो विंडो है वो बहुत महदूद हो जाएगी, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पर जो सरमायाकार सरमाया लगा सकता है वो भी हिचकिचाएगा और वो सरमाया नहीं लगाएगा। तो जो प्रोग्राम था, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, उसकी जो पॉलिसीज़ थी उस पर अमल दरामद करने की मौजूदा हुकूमत ने भी गारंटी दी थी, बात की थी IMF के साथ। तो IMF ये कह रहा है कि अब वो मामलात जो हैं सियासी सूरत हाल की वजह से खटाई में पड़ सकते हैं, लिहाजा इस मामले को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आज बिलावल साहब ने भी कहा कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिल बैठना चाहिए और हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, आज फिर साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दोहराया। और चटखनी कौन खोल सकता है? हुकूमत तो फ्रंट पर मौजूद है कि जमहूरी हुकूमत है, उसका क्लेम है, उसका दावा है, वो अपना हक़ हुक्मरानी साबित करने पर तुली हुई है। तो फिर हुकूमत के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो इस वक्त मुल्क को जोड़े। इसके लिए अमली इक़दाम क्या हैं, बात करते हैं इस पर। अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मोहतरम जनाब कादिर मंदुखिल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तैमूर सलीम झगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माज़रत चाहता हूँ तैमूर सलीम झगड़ा साहब। अफनानुल्लाह खान साहब, हुकूमत पर ही जिम्मेदारी आयद होती है, हम तो ये बात मुसलसल कह रहे हैं, गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी आपसे बात हुई है, आज IMF भी कह रहा है कि सियासी बेयकीनी जो है वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को मुतासर करेगी। बैरूनी फाइनेंसिंग में अगर देर होगी तो उससे मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। तो हुकूमत पर ये जिम्मेदारी बनती है। अब 2 महीने गुजर चुके हैं हुकूमत को, मुल्क में इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल थी बदस्तूर वही सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। इसमें कमी क्यों नहीं आ पा रही? क्यों इस पर आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो वाज़ेह क्यों नहीं है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो इलेक्शन से पहले मामलात थे मेरी ज़ाती राय में, उससे इस वक्त मामलात बेहतर हैं। किसी हद तक सियासी इस्तेहकाम सिस्टम में आया है। अच्छा। और उसकी रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक मार्केट में भी नज़र आती है, उसकी रिफ्लेक्शन आपको महंगाई नीचे आती हुई जो नज़र आ रही है उसकी सूरत में भी आ रही है। और जो बात आप कह रहे हैं IMF वाली, वो ये बात तो हम भी हमेशा से ही कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर खड़ा होता है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम वीक होगा तो इकॉनमी भी वीक होगी। लेकिन ताली जो है वो तो 2 हाथों से बचती है ना। जब हम अपोजिशन में थे तब हम कहते थे कि बातचीत करनी चाहिए, तब भी ये बातचीत नहीं करते थे। जब हम हुकूमत में आए 16 महीने वाली, तब हमने कहा बातचीत कर लें, तब भी इन्होंने नहीं की। फिर हम केयर टेकर में कहा बातचीत कर लें, तब नहीं की। फिर तो दोबारा हुकूमत आई, फिर इन्होंने कहा नहीं करनी PTI ने। तो ज़ाहिर है फिर ये खाली हमारी तरफ से जो है वो मामला नहीं है, ये तो दूसरी तरफ से भी होना चाहिए ना, वरना हम किस तरह बात करें अगर अगला बात नहीं करने के लिए, यहाँ अगले की ख्वाहिश है कि किसी और से बात इसके बगैर तो गाड़ी आगे नहीं तो चलती ना। ताली तो 2 हाथ से बजती है, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान का ढोल बज रहा है ना। बात यह है कि आप हुकूमत में हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क में वो हालात पैदा करें। अगर आप इसमें नाकाम होते हैं तो इस वक्त हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही बनती है ना। इसके बगैर आप खुद कह रहे हैं माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो इस पर तो काम आपने करना है। फिर अगर नहीं कर सकते तो फिर बताएं कौम को कि जी हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। नहीं, नए इलेक्शन की तरफ जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम जब तक
जब तक मामला जो हैं वो आपस में बैठ के, अगर कोई मामला कहीं पे ख़राब है तो वो पहले आपस में बैठ के रिजॉल्व तो करें। अगर मामला के ऊपर रेजोल्यूशन नहीं है तो देखें, पीटीआई जब हुकूमत में थी तब भी इन्होंने बातचीत नहीं की, अपोजिशन में भी इन्होंने बातचीत नहीं करनी, तो ये तो फिर ये किसी और, ये हमारा इशू नहीं है ना, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी का इशू है, ये पीटीआई का इशू है। सर ये पाकिस्तान का इशू है, मैं हुकूमत से पूछ रहा हूं मुल्क में कि पाकिस्तान के इस इशू को हल करने के लिए गुजारिश सुन क्या लेना। कर रही है? देखिए हम यही कर सकते हैं ना, मैं आप मुझे टॉक शो में बुलाएं और मैं ना आऊं तो आप क्या कर लेंगे? आप मुझे 50 दफ़ा भी बोल देंगे मैं ना आऊं तो आप क्या कर लूंगा ना। बात ये है कि हम तो नहीं, लेकिन हम मैं यही कह रहा हूँ ना, हम तो यही तैयार हैं बातचीत करने के लिए, अगली पार्टी भी होती है ना, अगर नहीं है वो तैयार तो वो उसकी एक वजह है, वो ये वजह है कि जब से पीटीआई का ज़हूर पाकिस्तान की सियासत में हुआ इन्होंने इंतशार फैलाया है। ये अपोजिशन में भी इंतशार फैलाते हैं, हुकूमत में भी इंतशार फैलाते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ही इंतशार फैलाना है, तो फिर हम कैसे उनसे बातचीत करें जिनका, अगर देखें ना, अगर पीटीआई हमसे बात करेगी तो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता, तो वो फिर वो तो अपना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलेंगे ना, हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। सीधी सी बात ये ना कि आप अगर पीटीआई को नहीं मना पाते, उसको राम नहीं कर पाते, तो फिर आप हुकूमत नहीं कर सकते, ये सूरत हाल बन रही है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आप लोगों की तरफ से बड़ी ही सख्ती है, बड़ा सख्त मौक़िफ़ है इमरान खान साहब की तरफ से भी और आपकी पूरी लीडरशिप की तरफ से भी कि जी मैंडेट वापस हो। अब पाकिस्तान में पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, हर इलेक्शन ही हमारा जो है वो दागदार इलेक्शन है, ये भी हो गया, लेकिन सिस्टम चलता रहा। लेकिन इस दफ़ा तो सूरत हाल ये कि आप लोग मानने को तैयार ही नहीं है। पहली चीज ये सख्त मौकफ नहीं है, असूली मौकफ है, और असूली मौकफ यही है कि मैंडेट वापस ना करें, वोट गिने और मैंडेट जिसका भी है उसको दे, और जिस सीट पे गिनना है गिन। पेशावर की मिसाल ले लें, उस सूबे में जहां पे लोग कहते हैं कि केपी में इलेक्शन ठीक हुआ है, कहां ठीक हुआ है? 9 सीटें एक जिले में हमसे ले ली गई। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 10वीं सीट पीके 83, 4,500 वोट से पीटीआई जीता, फॉर्म 49 पे। अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोले और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 निकाले। दो फॉर्म 45 के सेट्स नहीं है, एक ही है, और उनको गिने, आपको नजर आएगा कि 141 में से 65 पोलिंग स्टेशंस पे रिजल्ट स्विच हुआ है। और कैसे स्विच हुआ है? पीटीआई के वोट दूसरे नंबर के कैंडिडेट को, दूसरे नंबर के वोट पीटीआई के कैंडिडेट को। 45,000 की लीड 4,000 की लीड बन गई। सबूत इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने वेबसाइट पे लगा दिया। 10 सीटें हो गई। ठीक है, कल आपको 11वीं दिखा दूं, फिर 12वीं दिखा दूं, एक ही जिले में। ये 11वीं 12वीं भी वो होंगी जो हमने जीती है। तो अब मुझे यहां पे बताएं, इसके बाद तो किसी भी मुल्क में आग लग जानी चाहिए थी। तो हमारा हौसला, ये सारा कुछ देख रहे हैं, आपके सामने कहते हैं, प्रेस के सामने कहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहे हैं? सिकंदर सुल्तान राजा क्या कर रहे हैं? इन 9 सीटों पे सबूत काफी नहीं था? 10वीं पे, 11वीं पे, क्या करें कि मुल्क का निजाम ऐसा है ना, कहता हूं अफनान साहब, झगड़ा साहब, अब क्या करें, मुल्क का निजाम ऐसा है और यही निजाम चला आ रहा है। आपने अभी उसूली मौक़िफ़ तो ले लिया है, लेकिन मुल्क की इस वक्त इकनॉमिक हालत देखें, इस वक्त जो तफरीक है मुल्क के अंदर वो देखें कि एक एक दिन गुजारना मुश्किल है। और ऐसी सूरत हाल में अगर दरमियानी रास्ता कोई नहीं निकलता तो ये तो मुल्क के लिए खतरनाक है ना। ये दरमियानी रास्ता। अब देखिए, हमेशा कहा जाता है इनकी तरफ से, आजकल जो है वो सरकारी हलकों की तरफ से भी ये कहा जाता है कि देखें पीटीआई शैतानी टोला है। मुझे ये बता दें यहां पे पीटीआई कैसे शैतानी टोला है? मुझे ये बता दें कि किसी भी जमहूरियत में इलेक्शन के रिजल्ट्स को टैंपर करने से बड़ा जुर्म है। एब्राहम लिंकन ने कहा था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जी, अवाम के लिए, अवाम से और अवाम के लिए। जी जी। तो यहां पे हम कहां पे जा रहे हैं सर? यहाँ तो रास्ता पहली मर्तबा ऐसा मौक़िफ़ लिया गया है। हम कहते हैं हमारा हुकूमत करना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी इन गवर्नमेंट। सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। ओके। पीएमएलएन भी कहना ये चाहिए
तो फिर मसला क्या है कि हम इलेक्शन रिजल्ट्स को देख लें और पता लगा लें कि क्या हुआ है। 18 के रिजल्ट्स खोलने हैं, 18 के भी खोल दें, 13 के खोलने हैं, 13 के खोलने हैं, ठीक है। वो जो धरना खोलना है, आपकी धरना खोल दें। आपकी तरफ से वाज़ेह पैगाम हुकूमत को ये है कि सिस्टम को ठीक करना है, सिस्टम को ठीक करना है। कादिर मंदू-खेल साहब खुद भी इसी इलेक्शन में डसे हुए हैं, मैं कहूँगा कई मरतबा इसका जिक्र भी कर चुके हैं। कादिर मंदू-खेल साहब, पहले तो हुकूमती हलकों की तरफ से पीटीआई के जो मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं और जिस तरह से मुखातिब किया जाता है, एक दहशतगर्द जमात बना के पेश कर दिया है, तो ये ख़त्म होना चाहिए और फिर उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त करना कितना ज़रूरी और कितना अहम है? ये इतनी वो क्या कहते हैं, वो मसीहा बने हुए हैं जैसे जुल्म इनके साथ हुआ है किसी और के साथ। मैं हमेशा कहता हूँ और हर टीवी चैनल पे कहता हूँ, मेरे मिसाल आपके सामने है, तो क्या मेरे साथ ज्यादती नहीं भी है? और आप तो इलेक्शन के बाद चीख रहे हो, मैं तो इलेक्शन से पहले मेरे पार्टी के मेरे स्पीच सब मौजूद है। नहीं, वो भी इलेक्शन से पहले ही चीख रहे थे सर। ठीक है, अच्छा, तो अब सवाल ये, और मेरा हल्का वाहिद हल्का है इसी पाकिस्तान का, ये तो जमनी में इल्जाम लगा रहे थे, मेरे हल्के वाहिद हल्का है जो फॉर्म 45 एडवांस पे प्रिजाइडिंग अफसरान ने साइन उनसे ले लिए गए डीआरओ ने, तो अब उसको भी छोड़िए। लेकिन इसी तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह देख ले, साद रफीक देख ले, मियां जावेद लतीफ कादिर साहब जरा आगे बढ़ते हैं ना। अब ये सब तो हम बहुत मरतबा रिपीट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सुन कि अब रास्ता क्या निकले? अच्छा सुन लो, खुद तैमूर, जब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, खुद तैमूर झगड़ा साहब का भी इलेक्शन आपके सामने है, तो ज्यादती एक पार्टी के साथ नहीं हुई है, हर पार्टी के साथ हुई है, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे पीटीआई तो कहते रहती है, चाहे मौलाना साहब के। अब बात ये है, जो बात ये कर रहे हैं पीटीआई वाले तैमूर झगड़ा साहब, ये क्यों बजिद है? ये तो इम्पॉसिबल चीज है। सवाल मेरे ये है कि इसी तरह कहानियां, इसी तरह बातें, इसी तरह इल्जाम तो आप पे भी लगते रही। हमने तो यही बोला, हमने तो जलाओ गिराव नहीं की, हमने तो आसमान सर पे सर वो 9 मई इलेक्शन से बहुत पहले की बात थी। अब बात ये है कि अब वो हल क्या है? आपने सही कहा, अब हल तो उनको सियासी पार्टियों के अंदर नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से नजर आ रही है। और एस्टेब्लिशमेंट से हल का मतलब वही है जो 2018 का उनको इख्तियार दिए। अब मुझे बताओ, इनको आप सियासी लोग कहेंगे, इनको आप जमहूरी लोग कहेंगे? भाई आप वाइस वर्सा हो गया ना सर, फिर सूरत हाल तो वो हो गई ना। आप उनको सियासी ना माने तो इस हालात में वो आपको कैसे सियासी मान लें? देखिए, आप खुद कह रहे हैं, नून लीग कह रही है, तहरीक इंसाफ कह रही है, जमात इस्लामी कह रही है, एमकेएम कह रही है, सब कह रहे हैं इलेक्शन में मसाइल मौजूद हैं। तो अगर इस दफा हुकूमत जो है वो बड़ी कोई इंडिजिनस हुकूमत है, वो सियासी नहीं है, तो फिर आप लोग सियासी कैसे हो गए? आप मुझे बता दो, हमने तो ये नहीं बोला कि आर्मी चीफ हमारा मसला करा दे, हमने तो नहीं बोला डीजी एसपीआर कर, इनके तो लोग शहरियार अफरीदी वगैरह सारे खुलेआम कहते हैं हम बात करेंगे। और खुद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो उनसे बात करूं। पहली बात थी ना, मुंह से निकल गई बातें। आप लोग पुराने लोग हैं भाई, तो पुराने लोग हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने ज्वाइंट सेशन में सदारती खिताब में यह फरमाया था उस वक्त भी कि आइए बैठ के बात कर ले। उससे पहले हमारे साथ ज्यादती होने के बावजूद 2018 में इमरान खान, बिलावल साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ा हमारे साथ है। शहबाज शरीफ साहब ने बोला आइए मिसा की मैशत। तो जवाब क्या मिला? तो पहली तकरीर में बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कहा था। आप भी फार्मूला बता दो कि कैसे बात करें, हम किस तरह इनिशिएट करें, किस तरह स्टेप। सर आप लोगों को सोचना है, कौम ने वोट दिया है, अगर कौम का वोट चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है नहीं हुआ है, इस वक्त बड़े मसाइल मौजूद हैं। इसको क्लियर नहीं करेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी आधी पॉपुलेशन खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। मैं फिर कहूँगा अफनानुल्लाह साहब, ये जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद होती है। हुकूमत आगे बढ़े, हुकूमत रास्ता निकाले, बताए कौम को। सिर्फ दोस्त ममालिक से कुछ फंडिंग आ जाने से कुछ खाली जिम्मेदारी जो है वो नहीं आती। ये खाली हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी जो है नहीं आती, ये अपोजिशन पे भी पूरी जिम्मेदारी आती है। खाली अब हुकूमत पर डाल देना, भाई मैंने आपको बता दिया है, एक पार्टी जो है वो चाहती ही नहीं है बातचीत करना, उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी अगर वो बातचीत करेगी, तो वो कैसे क्यों हमसे बात करे? तो ये कह बड़ा आसान है कह देना कि जी ये भाई आप भी बेनिफिशरी हैं इस इलेक्शन के, आप कह रहे हैं वो बात करेंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, आप लोग बात करेंगे तो आपकी सियासत नहीं बचेगी, आपको उनकी क़यादत को छोड़ना पड़ेगा, पॉपुलैरिटी उनके पास है, आपके मसाइल खत्म होंगे, तो आपको सूट नहीं करता कि आप उनसे बात करें। हमने बातचीत करके ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया ना। हम तो बातचीत करने वाले लोग हैं, हमारी तो हिस्ट्री बातचीत करने वाली है।
इनका मसला है बातचीत करके मामला ख़राब करने। ये तो देखें ना, ये चाहते ही नहीं पाकिस्तान में सुकून हो, पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। तो फिर आप मुझे बताएं ना मसले का हल हम कहाँ से निकाल ना अफनान साहब, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बीच में ले आते हैं। इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हम भी ये इस पूरे प्रोसेस को देखते रहें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी देखा, उसके बाद भी हालात देखे। कब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल हुआ, वो वक्त बता दें कब हुआ? ये 18वीं तरमीम, मैं 10 जगह बता दूं कि नहीं हुआ। 18वीं तरमीम जो है, ये 18वीं तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू ही हुई ना, उसी के अंदर जो मोस्ट बातें थी उसके अंदर। अच्छा, फिर आप लोगों ने एक दूसरे की हुकूमतें नहीं गिराई? वरना तो 58-2 भी ख़त्म ही ना होता अगर हम ना ये करते। तो बातचीत से ये देखें, ये बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज कर देना मामलात, लेकिन होते जो है वो बातचीत से ही हाल है। अगर बातचीत कोई करना ही नहीं चाहता, एक पार्टी बात ही नहीं करना चाहती, तो हम कहाँ से उससे कर ले? अगर नहीं करना चाहती, अच्छा चलिए, अगर वो आपसे बात करते हैं, कहने से चलिए आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को, वो आपसे अगर बात करने को तैयार हो जाते हैं, तो ये मुझे बता दें कि फिर आपके पास क्या है उनको ऑफर करने के लिए? अगर वो बातचीत करते हैं, कोई तो सीबीएम करेंगे ना, कुछ तो आप करेंगे के लिए। हमारे पास ये है ऑफर करने के लिए कि अगर वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर इलेक्शन जो है वो मजीद बेहतर हों, उनके अंदर ये वाले इश्यूज ना हों जो इस दफ़ा हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी कर सकते हैं ताकि मुस्तकबिल के इलेक्शन ठीक हो। मिसाल के तौर पे आरओज़ जो हैं, मेरी राय है कि अगर हम अच्छी शोहरत के जजेस को लगाएं तो इससे बेहतर होगा मामला जो अभी इस दफ़ा हुआ है। तो ये काम तो सर आप लोग, ये तो इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है ना, ये इलेक्शन वाले जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है, इसमें अगर हुकूमत इंटरवीन कर सकती है तो ट्रिब्यूनल्स बना देती है। मुझे एक ब्रेक लेना है सर, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं झगड़ा साहब से कि अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिस्टम को ठीक करना है, तो सिस्टम को ठीक करने के लिए बैठने की बात अफनानुल्लाह साहब कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले, अफनानुल्लाह साहब का कहना यह था कि ऑपोजिशन आए, हम सिस्टम को बेहतर करने के लिए तैयार हैं और अगले इलेक्शन हम बेहतर करेंगे। हर इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत ऐसी गुफ्तगू करती है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, वो तो तैयार हैं कि आप आएँ, बैठें, बात करें, सिस्टम को बेहतर बनाती हैं। देखिए, जब बातों में कोई मानी नहीं होता तो यही तो मसला है कि बात पीटीआई कर लेगी, ये मैं गारंटी करता हूं कि कर ले, लेकिन कोई सीरियसनेस चाहिए। मैंने 2-3 बातें सुनी, एक इल्जाम लगाया, अब यही वो बातें चल रही, पीटीआई जो है वो आर्मी से बात करना चाहती है, पीटीआई आर्मी चीफ से बात करना चाहती है। ये देखिए तस्वीर नजर आ रही है, जी जी, बेनजीर और मुशर्रफ। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, द इंक वाज़न्ट इवन ड्राई कि बेनजीर और मुशर्रफ की जो है वो डील की बात चलने लगी। और ये गार्डियन का आर्टिकल है 2007 का, बेनजीर क्लोज टू डील विद मुशर्रफ जी। अच्छा, ये देखें साथ, फ्रॉम मिलिट्री प्रोटेजे टू क्रिटिक, किसकी बात हो रही है? नवाज शरीफ का हाथ आपको नजर आ रहा है। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर का 2013 का आर्टिकल है। जनरल जिलानी से ज़ियाउल हक से डेमोक्रेट का रास्ता 99 के बाद जो है वो फिर से जो है वो क्या कहते हैं, रेवोल्यूशनरी बन गए, फिर दोबारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए, फिर वोट को इज्जत दो, और फिर 2024 में वोट को इतनी इज्जत दी कि उससे तो बेइज्जती बेहतर। इलेक्टरल रिफॉर्म की बात करते हैं, माजरत के साथ, हर इलेक्शन के बाद, और ये अभी मैं पीटीआई के मेंबर के तौर पे नहीं कह रहा, हर इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में होता है इलेक्टरल रिफॉर्म, अगले इलेक्शन पे उससे ज्यादा इल्जामात लगते हैं। कंक्लूजन, इलेक्शन ठीक करने के लिए कानून बदलने की और जरूरत नहीं है। आईन देख लें, 90 दिन का लिखा है, इन्होंने नहीं किया। इलेक्शन एक्ट देख ले यार, 100% नहीं, 90% से ज्यादा उसमें सारी जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अगर कोई फॉलो नहीं करना चाहता तो उसमें क्या। अफनान साहब ने कहा ना कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो गए आरओ के ऑफिस के घेराव करने, बिल्कुल गए, मैं भूल गया था, इसीलिए गए थे घेराव करने, नहीं बंदूकें रख के इलेक्शन का रिजल्ट लिया। डीसीज, सीसीपीओज, बाकी लोग जो होते हैं, जो करते हैं,
वो वहां पे इलेक्शन रिजल्ट को चेंज कर रहे थे। वो अब तो जहां पे वो नहीं तो कह रहे किया, रिजल्ट चूंकि आपके वहां पे लोगों ने लोग गए, बात सुन, पोलिंग बूथ के बात अंदर सुन। घुस के चेंज कर दिए। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आरओ ऑफिस के सामने कर रहा हूँ, इसलिए तो फिर 21 अप्रैल को पोलिंग बूथ्स में किया ना। अगली बार क्या होगा, अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट ना किया, खत्म किया गया, तो हर पार्टी का कैंडिडेट वहां जाके 1000 2,000 लोग और असला और पत्नी क्या क्या ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? किसी का ट्रस्ट नहीं होगा। यहां पे आरओ ने इलेक्शन बेचना है, यहां पे जो निगरान हुकूमत है उसने इलेक्शन मैनिपुलेट करना है, या यहां जो मेरा मुखालिफ कैंडिडेट है उसने किसी को पैसे दे देने। दैट विल बी केओस। इसीलिए यहां डिसाइड कर लें कि आपको इलेक्शन का रिजल्ट पे जो है वो कोई भरोसा होना चाहिए। जैसे इंडिया में 7 फेजेस होते हैं, बोरियों में वोट डाले जाते हैं, कोई एक इल्जाम नहीं लगाता। या फिर नहीं तो फिर ये हाइब्रिड रजीम जो हाइब्रिड प्लस बनाई है, ये प्लस वास भी जो है वो छोड़ दें, फिर आइन में नहीं होनी चाहिए जमहूरियत। ठीक है, आगे जाने का रास्ता क्या है? आपने बार बार ठीक कहा, डिबेट हम करते जाएंगे। आईएमएफ ने क्यों कहा कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा रिस्क पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जो हम बार बार कह रहे हैं, इलेक्शन से पहले कह रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी में नहीं हो सकता जी। सऊदी विजिट क्यों पोस्टपोन हुआ? आई होप कि सऊदी इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन ये इतनी टर्ब्यूलेंस के बाद जो डेकेड्स के लिए चली है, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन की, ना आज का माहौल है कि कोई बंदा जो है वो अच्छे प्रोजेक्ट्स ढूंढ के आराम से फाइलों पे साइन करेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। इनके अपने एक्स कॉलीग शायद खाकान अब्बासी ने कहा है, ठीक है, मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, मोहम्मद जुबैर ने कहा, ये सारे इनकी इकोनॉमिक टीम थी। नहीं, कोई भी शख्स जो हमने भी खुद जरा सा भी जहन रखता है, जिसको थोड़ा सा भी चीज़ों का पता है, वो यही कहेगा कि इस वक्त नेशन बिल्डिंग की ज़रूरत है, इस वक्त इनकलाबी चीज़ों की ज़रूरत है, इस वक्त जो है वो उसके लिए पॉलिटिक्स से ऊपर हटके उसके लिए जाके जी उसके लिए पीटीआई स्टेप बैक कर देगा, ठीक है, लेकिन एट द राइट टाइम। नहीं करनी किसी से बात, अगर किसी का ख्याल है कि इसलिए बात करनी है कि कोई डील चाहिए या कोई वे आउट चाहिए, ठीक है, बात इसलिए करनी है कि जैसे आपने कहा कि कोई नेशन बिल्डिंग चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को 30 साल के लिए ताला कर दें, आप जो है वो इलेक्शन रिजल्ट जबरदस्ती बदल दें, आप हमसे रिजर्व सीट्स ले लें, और ये सारा कुछ सिंबल लेने के बाद, 10,000 अरेस्ट के बाद, जबरी गुमशुदियों के बाद, पार्टी को बैन करने के, डी फैक्टो बैन करने के बाद, इमरान खान का नाम बैन करने के बाद, उसके बाद भी वोट मिला तो क्या गलती है? ठीक है, मैं जरा तो टाइम रिकॉग्नाइज कर देना कि झगड़ा साहब, जरा कादिर बंदूखिल साहब, आपने जो गुफ्तगू की, कादिर बंदूखिल साहब, खुद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कई मरतबा कि इमरान खान को 3 मुकदमात में जल्दबाजी में सज़ा दी गई, गलत सज़ा दी गई, और उसका इम्पैक्ट हमारे इलेक्शन पर आया। तो वो खुद हुकूमत में बैठे लोग ये बात मानते हैं। तो पहले स्टेप में तो इस मामले को ठीक नहीं करना चाहिए, अगर बातचीत का मूड है हुकूमत का, सीरियसनेस है हुकूमत की। देखिए तैमूर जुगड़ा साहब की गुफ्तगू जो ना वो इनकलाब वाली गुफ्तगू है। अच्छा, ये चाह रहा है कि वह पूरा मुल्क को जो ना बस एक मुज़ाकरात में सीधा कर दे, ऐसा नहीं होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक इलेक्शन प्रोसेस में होते हो, पॉलिटिकल लोगों के साथ आप डायलॉग करते हो, तो ये मसले रफ्ता रफ्ता सेट हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते और हुकूमत सारी सीटें छोड़ दे और उनको 180 सीटें दे, जो कि इनकी इतनी कंप्लेंट भी नहीं है, इतनी पिटीशन भी नहीं है, तो उसके बावजूद तो ये तो फिर ना बात करने वाली बातें हो गई है। टेम्परेचर तो कम कीजिए। देखिए टेम्परेचर किस तरह कम करे, बार बार तो हम पाँव तो नहीं पड़ सकते है ना, बार बार ऑफर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान के लेवल पे ऑफर कर रहे हैं, तो और क्या करे, पाँव पड़े ना, बताने क्या करे। सर मैंने अर्ज किया ना, राना सनाउल्लाह साहब को भी कोट किया मैंने कि भाई या तो सजाएं दें या छोड़ें। देखिए मैं चीज बताऊं आपको, वो जो 2 मुकदमा थे, तोशाखाना और वो निकाहनामा वाला, वो निकाहनामा वाली केस को तो मैं इंतहाई जलील और घटिया मुकदमा कहूंगा, और
ऐसे हमारे मशरकी माशरे में इस तरह बेगैरती वाले केसेस होते भी नहीं है, नंबर एक बात। बाकी रह गया तोशा खाना वाला, हाँ इसमें राना सल्लल्लाहु की पार्टी के, बल्कि जो मियां जावेद लतीफ ने ये बात कही थी, उनको तो आपने जल्दी जल्दी सजा दे दी है, तो 9 मई का आपने क्यों इतना लटका है 1 साल? तो ये कसूर किसका है? अदालतों का है, प्रोसिक्यूशन का है, सरकारी वकला का है, मुलजिमान के वकला का है, ये सारा प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। अब सवाल ये कि ये तो उनको फायदा हुआ है ना, अगर ये दोनों केस का जो फैसला जल्दबाजी में किए वो तो उनको तो हमदर्दी दिला दी है। ये जो सीटें सर जी, हमें पता है हुकूमत, फायदा हो गया इनको। सर ठीक है अफनानुल्लाह साहब, हमें पता है कि शहबाज शरीफ साहब जिस दिन वजीर आज़म बने उस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। हमें पता है कि केसेस कैसे बनते हैं और कैसे ख़त्म होते हैं। खुद नवाज शरीफ साहब पर जो 99 में केसेस बने वो क्या केसेस थे और फिर वो ख़त्म कैसे हुए। तो सर ये तो हमारे सामने की बातें हैं ना, देखी हुई बातें, कैसे होता है ये। तो इसमें ये कहना कि जी फलां की जिम्मेदारी है, फलां की जिम्मेदारी है, अगर आपके पास इख्तियार है तो फिर ठीक है कीजिए, टेम्परेचर नीचे लाइए, बातचीत का रास्ता खोलिए। झगड़ा साहब तो बहुत ओपन है। नहीं देखिए, ये झगड़ा साहब के सारी खाली ओपन होने से मामला हल नहीं होगा। ये तो बातचीत के अंदर ये वाले मामला डिस्कस होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल ठीक होता है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा गंडासा लेके खड़ा हो जाए कहे जो मैं कह रहा हूँ वो होगा, और मतलब जो इलेक्शन ये जीत जाए वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्शन था। 2018 का इलेक्शन इन्होंने कहा इससे ज़्यादा साफ़ और शफाफ इलेक्शन ही नहीं हुआ आज तक। इन्होंने ये फरमाया कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे और पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। वही पाकिस्तान जो है अगले इलेक्शन भी दुनिया का बदतरीन हो गया, ना जमहूरियत है ना आईन है, सब कुछ मतलब कि ये जीत जाते तो सब कुछ ठीक होता। नहीं है ना हमारे सिस्टम के ये वाला पैमाना भी तो नहीं होना चाहिए ना। क्या कर रहा हूँ अब बात ये मेरी गुजारिश सुन ले जी, मेरी गुजारिश सुन ले। इलेक्शन सिंबल वाला कानून इन्होंने ऑपोजिशन के लिए बनाया था उस टाइम पे, हुकूमत में जब ये थे, ताकि हमें बाहर निकाल देते ये गेम से। अब ये गड़ा इन्होंने हमारे लिए खोदा था, खुद जाके उसके अंदर गिर गए। अब इसका कसूर किसको जाता है आप मुझे बताएं। अच्छा सर, फिर इन्होंने सर ये 2024 वाला इलेक्शन जो था ये कैसा इलेक्शन था आपकी नजर में? मेरी गुजारिश सुन ले। इन्होंने जो हिस्ट्री बताई है, इमरान खान की हिस्ट्री क्यों नहीं जाके देखते? सर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 2024 का इलेक्शन कैसा इलेक्शन था? ज़हीरुल इस्लाम, मेरी गुजारिश सुन लेना आप। ज़हीरुल इस्लाम, बाजवा फैज, कौन सा ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ इन्होंने अलाइनमेंट नहीं की हुई थी? और ये जितने इन्होंने फ़ायदे लिए हैं, और आज तक भी इनसे बात करो तो ये कहते हैं हमारे केसेस ख़त्म कर दो, ना आवाम की महंगाई का इनको कोई परवाह है। इनसे बात करो तो ये कहते हैं जी हमारा फलाना मसला हल कर दो, मुझे जेल से निकाल दो, मैं वजीर आजम कैसे ना निकालें सर। ये तो पाकिस्तान की कौम के मसले नहीं है। अगर पाकिस्तान की कौम के मसले तो ये डिस्कस करते नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, जो इलेक्शन है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, कादिर मंदूखेल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। अगर यही रविश रखनी है हमें तो दुआ करें, पाकिस्तान के लिए खैर की दुआ कीजिए, और इस रविश के साथ तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस रविश को ख़त्म करना होगा और कोई संजीदगी के साथ, कोई अक्लमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ इक़दाम करने होंगे अगर कौम को इस बहरान से बाहर निकालना है। इस तरह से तो बड़ा मुश्किल है। बहरहाल एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद एक और अहम मामला है जिस पर बात कर देंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमतें क्या कर रही हैं, मुल्क को कैसे बहरानों से निकालेंगी, बड़े बड़े मामलात हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मामलात हैं और इनको हल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बहुत छोटे छोटे मामलात भी जो हैं वो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए, जो तवज्जो का मरकज़ नहीं है। पूरी दुनिया ने जो है वो अपने आवाम के लिए जो ग़िज़ा की फ़रहमी है उसको सेफ बनाया है, उसको आसान बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ एक बुनियादी ग़िज़ा दूध, जिसकी तरसील का निज़ाम आज तक वैसे ही है जैसा दहाइयों पहले था, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है और कोई जिद्दत नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मुल्क में अक्सर बीमारियों का सबब बन जाता है वही दूध जो बीमारों को पिलाया जाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अब ये तो एक ऐसा मामला है जो किसी भी इलाके के कमिश्नर की सतह पर हल कर लिया जाए, इसमें किसी आइनी रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये मसाइल हल नहीं होते और ये एक पूरा माफिया जैसा निज़ाम बन चुका है। और ये जो तरसील का अमल होता है इसके अंदर
कहाँ पर पानी की मिलावट होती है, कहाँ पर दूध में केमिकल की मिलावट होती है। जब दूध फट जाता है इस तरसील के अमल में तो फिर उसको दोबारा से अपनी शक्ल में लाने के लिए क्या उसमें मिलाया जाता है। ये आपके पास पहुँचते पहुँचते मुमकिन है कि कभी सेफ दूध पहुँच जाए और बहुत मुमकिन है कि सेफ ना पहुँचे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये जो तरसील का अमल हम देख रहे हैं, इसमें एक बात मैंने जो नोटिस की, बाकी चीज़ें तो हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो भी फूड से रिलेटेड काम होता है उसमें मेडिकल कराया जाता है लोगों का, लेकिन यहाँ पर जो हमें लोग नज़र आए इस पूरे सप्लाई में, वहाँ पर हमें ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आई कि इनका मेडिकल होता हो, जो वायरल डिजीज़ हैं वो कम्युनिकेट ना हो रही हों। तो ये बड़ा इम्कान इसमें मौजूद है इस तमाम सूरत हाल में। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब। मैं तो पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके चैनल को कि आपने ये काविश की कि लोगों की सेहत के बारे में कंसर्न रखा। अभी तो आप बात कर रहे थे कि जो आपने देखा कि दूध किस हालात के अंदर वो लिया जा रहा है, किन हालात में उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, और जब हम तक पहुँचता है काम यूज़र के पास तो कैसा है। मेरा तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो आ रहा है, आया कि वो मिलाया हुआ कोई दूध भी है या नहीं है। देखने में ये आता है, मैं शहर लाहौर से आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो कराची के अंदर भी डेफिनेटली ऐसी चीज़ें देखने को मिलती होंगी। और जब भी फूड अथॉरिटी जब एक्शन लेती है तो शहरों के बाहर आपने देखा है कि हज़ारों टन, हज़ारों मन दूध जो है उसको ज़ाया किया जाता है। वो दूध सिरे से होता ही नहीं है। मिलावट भिले की तो बात बाद में आएगी कि वो दूध ही नहीं होता। सोयाबीन को लेकर करते हैं, डिफरेंट डिटर्जेंट्स हैं जिनके मिलके वो सफ़ेद रंग का और मलाई वाली चीज़ बना दी जाती है, एंड दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज अ मिल्क। ये जी मिल्क आ गया है। बाकी ये जो आपने बातें की और रिपोर्ट के अंदर और डॉक्टर साहब जैसे बातें कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये साइंस है और इसके अंदर कतई तौर पर ना तो किसी के हक में है ना किसी के मुखालिफ में। और जैसा आपने एंट्रो के अंदर फरमाया कि दुनिया इससे पीछे निकल के आ चुकी है, दुनिया आगे को बढ़ रही है। और आगे को बढ़ रही है किस वजह से कि जो अगर एक मैं आपसे शेयर करूं कि WHO की ये बड़ी रिकमेंडेशन है, यूएनओ के अंदर भी रिकमेंडेड है कि अगर आप $1 खर्च करते हो तो आप $42 बचाते हो, सिर्फ एक सेहतमंद पानी देने के साथ ही। मोर ओवर कि अगर आप दूध सेहतमंद देते हो, तो अगर दूध देते हो जो कि यकीनी तौर पे बच्चे के लिए, जो नवज़ईदा बच्चा जो पैदा होता है उसके लिए सबसे अच्छा दूध उसकी माँ का दूध है। उस माँ के दूध के बाद जब बच्चा ग्रो करता है, ह्यूमंस ग्रो करते हैं, ख़वातीन मर्द जिस लेवल के अंदर भी आते हैं, तो उनको जब इस चीज़ की ज़रूरत है दूध की, तो यकीनी तौर पे वो सेहतमंद दूध होना चाहिए। अब ये दुनिया के अंदर ये हो चुका है, ये दुनिया ने मतलब मान लिया है कि आप अपने घर के अंदर भी, दुनिया में तो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने घर के अंदर भी गाय रखी हुई है, चूँकि यूरोप के अंदर गाय या भैंस का तस्वुर वहाँ पर नहीं है या वहाँ पर नहीं होती, तो उसको भी आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, उसको एक सेहतमंद तरीके से प्रोसेस करते हैं, which has been scientifically proven। डॉक्टर साहब बार-बार आपने साइंटिफिक इसको करार दिया सारे मामले को, और आप जहां पर हैं वो बहुत अच्छी जगह है, वहां पर आपके पास लैब्स भी हैं, वहां पर आपके पास बेहतर सहूलियात भी हैं। वरना हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो ये हैं कि दूध उस चीज़ को कहते हैं जिसका रंग सफ़ेद है, जिसकी डेंसिटी एक मिकदार के मुताबिक है, और उसमें इतने % फैट हैं और इतने % उसके अंदर सॉलिड्स हैं। तो वो एक जो कॉम्बिनेशन है उसके तहत हम उसे दूध मान लेते हैं। अब वो दूध है कि नहीं, ये सवाल नहीं है यहाँ पर, वो दूध होता भी नहीं है कभी कभार। बिल्कुल ऐसा ही है, यही मैं आपसे कह रहा था कि ये देखिए लेबोरेटरी, आप जानते हैं कि मतलब इफ इट इज़ नॉट टू बी साइंस टू बी डिस्कस ऑन अ जनरल, आपकी पब्लिक के लिए जो नाजरीन है, कि 87% जो दैट इज़ अ वाटर, दूध के अंदर 87%, और 13% है जो कि वहाँ पे प्रोटीन है, वहाँ पे फैट्स हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब देखने की ये बात है, और जिस चीज़ को हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वी स्पीक अबाउट इट कि खुदारा पहले दूध को प्रिजर्व नहीं कर सकते थे, पास्चराइजेशन का अमल आया, उसके बाद एक और तरक्की की गई तो UHT आ गया। अब UHT मैं घर में नहीं कर सकता, घर के अंदर जो दूध उबाला जाता है, जिसको हम समझते हैं कि 20 से 30 मिनट तक उसको गैस के साथ या लकड़ियों के ऊपर उसको हीटअप किया जाता है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया होते हैं। वो दूध के अंदर वो कैफियत, वो उसकी सलाहियत नहीं रहती जो कि एक प्रोसेस दूध, जिसको हम अंडर द UHT और दुनिया के अंदर जो माना जाता है, उस प्रोसेस के साथ आती है। तो हमें कता नज़र इसके कि आप डब्बे के साथ कर रहे हैं, गैर डब्बे के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो तरक्की पसंदाना मुल्क हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और सेहतमंद मुआशरे हैं, दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि वो मिल्क, जो दूध उसकी ग़िज़ाइयत को बेहतर रख सकता है, दैट इज़ द बेस्ट।
और हमारे यहाँ होते हुए आपने जैसे अपनी रिपोर्ट के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे दिखाया कि गवाला हजरात का अभी एक बड़ा दिया जाता है जी कि डॉक्टर हजरात को क्या पड़ी है कि वो गवालों के ऐसे खामखा की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक सेहतमंद दूध ये हमारी बुनियादी ज़रूरत और हर शहरी का ये हक है कि उसको सेहतमंद किस्म का दूध मिले। जब तक वो सेहतमंद दूध उसी वक्त होगा जब उसके न्यूट्रिएंट्स उसके साथ मौजूद हो, जब मुझे पता हो कि जो मैं दूध पी रहा हूं या जो चीज मैं ले रहा हूं, एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस सी 2-3 चीजें जो मैं बयान कर देता हूं, उसके बाद इसके हल की तरफ भी आ जाते हैं। नंबर 1 कि जो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है इस सारे मामले में, दूध चाहे वो दूध धो रहा है या उसको लेकर जा रहा है, तरसील कर रहा है, अगर खुदा न खास्ता उसे हेपेटाइटिस जैसी कोई बीमारी है, एड्स जैसी कोई बीमारी है, इस तरह की कोई बीमारी है, तो वो दूध में मुंतकिल हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, पानी मिलाया जाता है, ये सबको पता है। अब पूरे पाकिस्तान में लोग पानी खरीद के पीते हैं, जो ज़्यादा पैसे होते हैं वो अच्छा पानी खरीद के पीते हैं, बाकी हमारा पानी पीने के काबिल नहीं है। इसमें कौन सा पानी मिलाया जाता है? वो नल का पानी जो आप घर में पीते भी नहीं है। तो ये तो तय है कि ये जो दूध है इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अब हल बताइए इसका। अच्छा, मैं एक अर्ज करता हूं, आपने तो चले फिर पानी मिला लिया, लेकिन यहां पे कहा जाता है जब देहात के अंदर से ये सफर शुरू करता है हमारा ग्वाला भाई, तो लाते हुए रास्ते में वो नहर के अंदर से मिलाता है जी जी, जो कि मजीद उसके साथ, आप तो फिर टैप वाटर की बात कर रहे हैं, चूंकि आप कराची शहर से ताल्लुक रखते हैं तो वहां पे टैप वाटर होगा या इस किस्म की। जो देहातों से शहरों की तरफ दूध का सफर होता है उसके अंदर तो बाकायदा तौर पर और डॉक्यूमेंट इस बेताशा बनी हुई है। इट इज नथिंग दैट मैं ये ऐसी बात कह रहा हूँ, मिलावट के साथ बात की जाती है। और एक बड़ी मशहूर बात है कि बहना वो दूध वाले के साथ कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाता, मैं तो पानी में दूध मिलाता हूं। तो ये जो मिलावट है और इसके साथ जो अडल्ट्रेशन जिसको कहा जाता है, मिलावट भी एक छोटा हो जाता है कि अगर पानी उसके साथ मिलाना, ऑल्दो इट इज इलीगल और सारी चीजें होंगी। और मेरा कंसर्न एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर होने के नाते से ये है कि हमें दुनिया के बैन ही साथ साथ चलना होगा। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर पाकिस्तान आज भी 5वां बड़ा मुल्क है जहां पे टीबी हम खत्म नहीं कर सके। और दुनिया में जिन लोगों ने टीबी का खात्मा किया उन्होंने यही कहा कि दूध को भी बेहतर किया। अगर गाय के अंदर टीबी के अज्जा मौजूद हैं, गाय के अंदर वो जरासीम मौजूद हैं, तो मसूद साहब वहां पे यकीनी तौर पे वो दूध जो पिया जाएगा वो भी उसके साथ उसको टीबी लायक होने के खदशात वो मौजूद हैं। बहुत तेजी से फैलने वाला मर्ज है हेल्दी नेशन, हेल्दी। इसके साथ साथ तो अब हल बता दीजिए कि क्या किया जाए। इसका हल मैं समझता हूं यही है कि जो दुनिया ने अपनाया है कि वो लोग जो अफोर्डेबल हैं उन लोगों को चाहिए कि वो जो आजकल दुनिया के अंदर जैसा दूध मिलता है, मतलब दैट इज व्हाट इन अ पैकिंग, प्रिजर्व पैकिंग है, प्रिजर्व पैकिंग अंडर द UHT, और उसके साथ जो गुजरता है उस दूध का इस्तेमाल यकीनी तौर पे वो सेहतमंद दूध है और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और बाकी एट लार्ज। हुकूमत की लेजिस्लेशन पंजाब की हद तक मैं जानता हूं कि लेजिस्लेशन भी हो चुकी है कि ये जो खुला हुआ दूध है जो कि मिट्टी घट्टे के साथ अटा हुआ होता है, उस दूध को इस्तेमाल जो वो नुकसानदेह है, उसकी जगह के ऊपर जो पैक्ड मिल्क है वो दूध जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सर्टनली आप बेहतर जानते हैं और अभी जैसे प्रोग्राम के अंदर भी आप बहुत सी बातें कर रहे थे कि लेजिस्लेशन इज ओवर देयर बट द इम्प्लीमेंटेशन वी लैक इन इम्प्लीमेंटेशन। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली ही नहीं है और मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात के अंदर हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी आए और लोगों को सेहतमंद खुराक की फराहमी, सेहतमंद दूध की फराहमी जो कि फ़राइज़ में शामिल है हुकूमत की, वो होना चाहिए। और इस मामले में किसी किस्म की जो है वो आईनी तरमीम की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें कोई सियासी बहरान भी आड़े नहीं आता। तो कतई तौर पे नहीं, ये मसूसा मौजूद है, अगर हमें मौजूद है, अगर हमें अपना, बल्कि अगर हुकूमतों को, सर मैं अर्ज करना चाहूँगा, अगर हुकूमतों को अपना हेल्थ का बजट कम करना है तो फिर इन चीज़ों पे तवज्जो दे दें, लोग बीमार होना कम हो जाएंगे, आपका हेल्थ सिस्टम आपका उस पर लोड कम हो जाएगा। आपने 100% दुरुस्त कहा और मैंने भी यही कोशिश कर रहा था कि अगर हुकूमत और UNO ने कहा कि अगर $1 खर्च करते हो सिर्फ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इस जो खाने पीने की अज्जा हैं उनको बेहतर तरीके से देते हो तो यकीनी तौर पे आपको हेल्थ के ऊपर जो है, और आप जानते हैं कि जिन लोगों के मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक, बार बार मैं कहते मुझे ये अच्छा नहीं लगता तरक्की याफ्ता, लेकिन सेहतमंद अक़वाम कि जो अपनी खुराक बेहतर देते हैं वहाँ के हॉस्पिटल मसूद साहब वहाँ पे खाली हैं। द डिजीज़ जो एक नेचुरल कोई और हो सकती हैं, लेकिन ऐसी बीमारियां नहीं हैं जो कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं या इस खित्ते के अंदर जो कि जिसको कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड, वहाँ पे जहाँ अभी तक जहालत जो प्रिवेल कर रही है वो वाली बीमारियां वहाँ पे नज़र नहीं आती और हम भी यकीनी तौर पर उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर बाकायदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला
और इस मामले पर हुकूमतों को बढ़ना चाहिए। मैंने आज फिर दिखाया जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, ममनुआ इंजेक्शंस हैं, कानून साजी इस पर हो चुकी, लग रही हैं। ममनुआ तरीक़ाकार है, हो रहा है, कैसे हो रहा है, हुकूमतें क्या कर रही हैं, हुकूमतों को खुद सोचना चाहिए। आवाम की सेफ्टी इसी में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।